देश के इतिहास में सिर्फ तीसरी बार लोकसभा के स्पीकर का चयन चुनाव से होने जा रहा है, क्योंकि इस बार विपक्ष ने सर्वसम्मति से स्पीकर चुनने की परंपरा नहीं निभाई है। विपक्ष को लग रहा है कि वो ताकतवर है तो सरकार को मजबूत या विवश कर सकता है, इसीलिए राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया गया है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सरकार भी तय करके आई है कि विपक्ष के आगे झुक गए तो फिर पूरे 5 साल ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। इसीलिए सरकार भी किसी समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार को कोई खतरा भी नहीं है। पूरा नंबर सरकार के पक्ष में है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या कल लोकसभा में मोदी के हाथों इंडिया गुट की पहली हार होने वाली है? क्या स्पीकर के चुनाव से पहले ही इंडिया गुट टूटने वाला है? क्या 240 सीटों वाले नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट 300 सांसद पर संविधान पे कर रहे हैं? 30 सीटों वाले इंडिया गुट को 200 सांसदों के वोट भी नहीं मिल पाएंगे? यह सिर्फ सवाल नहीं है, अब यह साफ लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जिद और ब्लैकमेलिंग की वजह से उनका इंडिया अलायंस भी टूट रहा है। और यह भी सवाल है कि क्या टीएमसी कांग्रेस के स्पीकर के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी कि नहीं। उसको सपोर्ट कर रहे हैं सुरेश को। अब देखिए क्या कंसल्ट नहीं किया कांग्रेस ने? पार्टी का लीडरशिप है, हमारे पार्टी का चेयरपर्सन है, ममता जी तय करेंगे। और जब कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर का चुनाव लड़ने का फैसला खुद किया? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी भी दूसरे साथी दल को भरोसे में नहीं लिया? अभी तो नई लोकसभा की शुरुआत हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अपने अपने अलायंस को परखने की बारी भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस को कैसे ट्रीट कर रही है और बीजेपी कैसे अलायंस पार्टनर को साथ लेकर चल रही है, इसकी एक तस्वीर देखिए। एक तरफ है एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला के नामांकन की तस्वीर और दूसरी तरफ है इंडिया गुट के स्पीकर उम्मीदवार के सुरेश के नॉमिनेशन की फोटो। फर्क साफ दिख रहा है। जब ओम बिरला का नामांकन भरा गया तो उस वक्त पूरा एनडीए एक साथ दिख रहा है। ओम बिरला पूरे एनडीए के प्रत्याशी हैं तो सब दिख रहे हैं। बीजेपी से सीनियर लीडर राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू सब हैं। इसके अलावा गठबंधन के साथियों में टीडीपी के राममोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह, एलजेपी के चिराग पासवान, जेडीएस के कुमारस्वामी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, हम के जीतन राम मांझी भी मौजूद हैं। यानी एनडीए की पूरी ताकत दिख रही है। अब इंडिया गुट के प्रत्याशी के सुरेश के नामांकन की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ तो खुद राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं दिख रहे। न अखिलेश यादव हैं, न ममता बनर्जी की पार्टी का कोई नेता है, न एनसीपी वाली सुप्रिया सुले हैं, न ही उद्धव की पार्टी का कोई नेता है। कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा थे, डीएमके के ए राजा थे। यानी विपक्ष भी यह जानता है कि वो स्पीकर का चुनाव लड़कर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। जीतना तो उसने है नहीं, लेकिन कम से कम दिखाने के लिए ही सही इंडिया गुट के लोग मौजूद तो रह सकते थे। टीएमसी तो साफ कह रही है कि सारा फैसला कांग्रेस का ही है, उनसे पूछा ही नहीं गया। तो कल जब स्पीकर पर वोटिंग की नौबत आएगी तो क्या टीएमसी अनुपस्थित रहेगी? लोकसभा स्पीकर का चुनाव सिंपल मेजोरिटी से होता है, यानी कुल 543 लोकसभा सांसदों में से 272 के वोट जिसे मिलेंगे वो जीत जाएगा। और अभी तो एनडीए के ओम बिरला की जीत आसान दिख रही है। एनडीए के पास अपने 293 सांसद तो हैं ही, और भी सांसदों का समर्थन मिल सकता है। और ये नंबर 300 के पार जा रहा है, क्योंकि ऐसे संकेत हैं कि शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल भी ओम बिरला का समर्थन कर सकती हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के 4 सांसद भी ओम बिरला को ही वोट देंगे। यानी एनडीए 300 पार जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गुट है, जिनके पास अपने 237 सांसद हैं, लेकिन इनमें से टीएमसी के 29 सांसद भी हैं जिन्होंने कह दिया कि उनसे तो पूछा ही नहीं गया। तो अगर ये वोट नहीं देते हैं तो फिर इंडिया गुट के पास
208 सांसदों का समर्थन बचता है और इनमें भी पता नहीं अभी कितने और खिसकते हैं। रही बात बीजेपी के सहयोगी दलों की, तो वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है और कल एनडीए के सारे सांसद ओम बिरला को स्पीकर चुनने के लिए ही वोट करने वाले हैं। अपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे ये अच्छी बात नहीं है, ये कभी ऐसा रहा नहीं है। लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता। और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया। स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया, उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। जब कांग्रेस और विपक्ष की हार पहले से तय है, तो फिर स्पीकर के चुनाव को लेकर यह गैर जरूरी विवाद क्यों खड़ा किया गया? असल में कांग्रेस इस बार तय करके आई है कि वो सरकार का हर कदम पर विरोध करेगी। कांग्रेस कुछ पुराने हिसाब चुकता करना चाहती है। 2019 में बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनी तो सरकार ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं कराया और पहली बार लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल बिना डिप्टी स्पीकर के पूरा हुआ। 2014 में एआईएडीएमके के थंबी दुरई 16वीं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे थे। इस बार विपक्ष की ताकत लोकसभा में बढ़ी है, इसलिए कांग्रेस और दूसरे दल डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मांग रहे हैं। So we need a assurance from the government. The government is not ready to give. Government is not ready to give assurance for the deputy speaker post. That's why we waited for 11:15 for the assurance from the government. But government is not ready to give any assurance. They said you first support the speaker election. After that we can discuss the deputy speaker post. How can there is a convention in the House? There is a convention in the House. Speaker post will be the ruling party. Then opposition party will get a deputy speaker post. That is a convention. Followed NDA period also, UPA period also. Now, last 2 times they have not given us. At that time they said you are not a recognized opposition. That's why you are not eligible for deputy speaker and LOP. Now we have a number. We have a number. Congress have 100 MPs. So we are eligible for deputy speaker also and LOP also. The deputy speaker is a convention. There is a consensus and convention. 10 सालों में पहली बार कांग्रेस को 100 के करीब सीटें आई हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी ताकत बढ़ रही है। पहली बार कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का भी पद मिल रहा है और कांग्रेस ने तय भी कर लिया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही होंगे। Honorable CPP chairperson wrote a letter to the wartime speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. That's all.
जाहिर है कि यह फैसला पहले ही हो गया था। इसीलिए राहुल गांधी अपनी अथॉरिटी जाहिर करने के लिए सरकार के ऊपर यह दबाव बना रहे हैं, डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहे हैं और ये विवाद कर रहे हैं। लोकसभा के इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब स्पीकर का चुनाव वोटिंग से हुआ हो। 1952 में पहली लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ था और कांग्रेस के जीवी मावलंकर विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी के शंकर शांताराम मोरे को हराकर स्पीकर चुने गए थे। 1976 में जब 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया तो इंदिरा गांधी की सरकार ने बलिराम भगत को स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। तब कांग्रेस ओ ने जगन्नाथ राव जोशी को अपनी तरफ से स्पीकर का प्रत्याशी बनाया। चुनाव में बलिराम भगत चुनाव जीत गए थे। इसके अलावा हमेशा यही परंपरा रही है कि स्पीकर हमेशा निर्विरोध चुना जाता रहा है। बीजेपी चाहती थी कि इस बार भी ऐसा ही हो। कल राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके के प्रेसिडेंट एम के स्टालिन और विपक्ष के दूसरे बड़े नेताओं से बात की और स्पीकर की पोस्ट के लिए समर्थन मांगा। खड़गे ने कहा कि वो स्पीकर के लिए सरकार के उम्मीदवार का सपोर्ट करने को तैयार है, पर सरकार उन्हें भरोसा दे कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। सरकार का कहना था कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की बात तो बाद में होगी। विपक्ष माना नहीं और उन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। जिस तरह से 10 साल, पिछले 10 साल जिस तरह से एक एडामेंसी और एरोगेंसी से जो उन्होंने सरकार चलाई है, उसी तरह से अगर वो उनको लगता है कि वो हमें बुलडोज करेंगे, जितने हमारे कन्वेंशन से, ट्रेडिशन से, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन और ट्रेडिशंस को बुलडोज कर देंगे, वो सारे नियम और कानून को उल्लंघन करते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते रहेंगे, तो क्या लगता है आपको इतनी मैंडेट हमें इस देश की जनता दी है कि एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के जैसा बिहेव करने के लिए। रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लोकसभा राज्यसभा चले, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सरकार चले, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देश चले। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को सिंबल बना के हम पहले दिन हम लोग लोकसभा में कदम रखे हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन को सिंबल बना के हम लोगों ने वोट लिया है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो चीज जो करना है हम करेंगे। क्या नंबर्स आपके पास हैं? आपका जो स्पीकर का कैंडिडेट है वो चुनाव जीत जाएगा, ऐसी स्थिति बन सकती है? आगे देखिए होता है क्या। श्योर हैं आप? नंबर्स जुटाने का कोई जुगत, आप तोड़फोड़ वहां पर कोशिश करेंगे? एनडीए के कुछ लोग, कुछ एमपी? अब देखिए, आज और कल के बीच में पूरे 24 घंटे हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। जब स्पीकर माननीय सुमित्रा महाजन थी तो तंबी दुराई डिप्यूटी स्पीकर थे, विपक्ष के थे ना, तो एक परंपरा है, एक संस्कृति है, संस्कार है। इनकी दादागिरी तो आप जानते हो कि पिछली बार अकेले ओम बिरला जी रहे, कोई उपसभापति ही दे दिया नहीं। अब की बार तो विपक्ष बहुत ताकत में खड़ा हुआ है। तो भाई जनतंत्र को अगर मानते हो तो ये बात आती है ना कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि आप समर्थन करो, तो हमने कहा करते हैं समर्थन। तो समर्थन के बाद हमने अपेक्षा की कि विपक्ष को आप उपसभापति का पद दीजिए, उपाध्यक्ष का पद दीजिए। तो कहते हैं उसके लिए बाद में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करना मतलब क्या है? नकारी करना है। समझ गए? तो चर्चा लड़ाई। कांग्रेस और विपक्ष भले ही डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा बता रहे हो, लेकिन खुद जिन राज्यों में उनका शासन है वहां क्या हो रहा है, एक नजर इस पर भी डाल लीजिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, स्पीकर कांग्रेस का है, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कांग्रेस के ही हैं। झारखंड में जेएमएम प्लस कांग्रेस की सरकार है, वहां भी स्पीकर जेएमएम का है, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है। बंगाल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों टीएमसी के हैं। तमिलनाडु में भी यही हाल है, यहां भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर डीएमके का ही है। अब यही बात बीजेपी ने पकड़ ली है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है। वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर।
केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। बीजेपी ये जानती है कि स्पीकर उनका ही चुना जा रहा है। बम्पर वोटों से ओम बिरला की जीत होने जा रही है, लेकिन बीजेपी परंपरा को बरकरार भी रखना चाहती है। इसीलिए अभी भी विपक्ष को कहा जा रहा है कि स्पीकर सर्वसम्मति से चुन लिया जाए। कहने का यही अर्थ है कि आप परंपरा और जो हमारे आज तक का जो सिस्टम रही है उसको मानते हुए कल मोशन मूव ना करें। और ठीक है, आपने नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद अगर आप मोशन मूव नहीं करते हैं या उसको विड्रॉ आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको फिर हम कंसेंसस माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी अहंकार दिखा रही है, विपक्ष को साथ में नहीं। स्पीकर का पद को यूनानिमसली हम चुनते हैं, यही परंपरा अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें अहंकार का बात कहां से आ जाते हैं। हम एक परंपरा, हम पहली बार तो परंपरा नहीं कर रहे हैं। क्या हम पहली बार लोकसभा स्पीकर को निर्विरोध चुनने का परंपरा हम पहले बोल रहे हैं? क्या पहले बार तो नहीं कर रहे हैं? ये हमेशा ऐसा ही होते आया है, इसलिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। आज भी मेरा कांग्रेस और सभी अपोजिशन के दलों से आग्रह होगा कि स्पीकर के पद को बार्गेन में नहीं ले जाए। ये संविधान, लोकतंत्र, ये बार्गेन में नहीं चलता कि आप ये कर दो तो मैं कर दूंगा, आप डिप्टी स्पीकर का पद दे दो। अब भी चुनाव स्पीकर के पद का हो रहा है, उनको अपना उम्मीदवार वापस कर लेना चाहिए। जब डिप्टी स्पीकर के पद का चुनाव का बात आएगा उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि डिप्टी स्पीकर जो है किस तरह से देना है, आपको देना है, पार्टी को रखना है, अलायंस पार्टनर को देना है, या